नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला और तेज कर दिया है। जान बचाने के लिए लाखों लोग जो यूक्रेनी नागरिक भी हैं वो पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। जो युद्ध में अब तक क्या हुआ है, क्या क्या वहां पे अभी चल रहा है, सबसे पहले इस पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव ने परमाणु हथियार से जुड़े कागजात नष्ट किए हैं। यूक्रेन के 6 शहरों में गैस पाइपलाइन ठप हो गई है। रूस में मास्टर कार्ड और वीजा ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल और वोल्नोवाखा में रूसी हमले हुए हैं और यहां पर जो सीज फायर की घोषणा की गई थी ताकि लोग यहां से निकल सकें, वो भी खत्म हो गया है। कीव के पास ही शहर है इरपिन, वहां पर रूसी सेना की भारी बमबारी हो रही है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यूक्रेन ने जो नो फ्लाई जोन की मांग की थी नेटो से कि यूक्रेन के आसमान के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, नेटो ने उस मांग को ठुकरा दिया है। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। जर्मनी और फ्रांस समेत कुछ यूरोपीय देशों में साइबर अटैक हुआ है, इंटरनेट बंद हैं। यूक्रेन संकट पर चीन के विदेश मंत्री की यूएस सेक्रेटरी से बातचीत हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चला है, वहां पे रूस ने आक्रमण किया है यूक्रेन पर, उसे लेकर दुनिया के देश में कई तरह के दुनिया के देशों से बयान आ रहे हैं और इन्हीं सब के बीच रूस ने एक बार फिर नेटो देशों को और यूक्रेन को धमकी दी है। यूक्रेन ने अपील की थी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए यूक्रेन के ऊपर, लेकिन इसको रूस ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो उसे हम युद्ध मानेंगे। देश के तौर पर यूक्रेन का अस्तित्व संकट में है, ऐसा पुतिन ने कहा है। तीसरे पावर प्लांट की ओर बढ़ रहा है रूस, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान है और आग में घी डालने वाले कदमों का विरोध होगा, चीन ये कह रहा है। युद्ध पर ये बयान जो हैं वो आ रहे हैं चीन की तरफ से। चीन ने ये भी कहा है कि संप्रभुता सिद्धांत पर कौन किसके साथ है, इस पर दुनिया की नजर है। रूस ने युद्ध बंद नहीं किया तो इसके गंभीर आर्थिक नतीजे होंगे, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रूस को चेतावनी दी है। यूक्रेन के नागरिक किन हालात में पलायन कर रहे हैं और ऑपरेशन गंगा से जुड़ी ताजा जानकारी क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं पोलैंड के रेशो में मौजूद हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। इस वक्त मैं पोलैंड के रेशो शहर में खड़ी हूँ। ये पोलैंड यूक्रेन के सीमा के बहुत पास का एक शहर है। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री दिखा रहा है और फील्स लाइक में अगर देखेंगे तो ये -3 डिग्री यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जब खुली सड़कों पर खुले फील्ड में से होते हुए जो लाखों लाख लोग चल कर किसी तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं, आप उनकी सोचें, क्योंकि कई इनमें से असंख्य जो हैं वो बच्चे हैं। 6.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर रिफ्यूजी यूक्रेन से पहुँचे हैं, उनमें असंख्य बच्चे और महिलाएं हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आते के साथ उन्हें मेडिकल एड वगैरह सब कुछ दिया जाता है, लेकिन तकलीफ उन्हें सबसे ज़्यादा हो रही है। बुजुर्ग भी आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ने वाले उम्र के लोग हैं उन्हें यूक्रेन में रोका गया है ताकि वो लड़ सके। सवाल ये उठ रहा है कि ये लड़ाई आखिर कितने दिन चलेगी और आखिर इसमें जीत किसकी होगी। अगर जीत रूस की होती है तो फिर वो एक अलग किस्म के समीकरण यहाँ पर बनेंगे। देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, कई कंपनियां जो हैं वो रूस से निकल गई हैं, ये सभी कुछ हो रहा है। इस बीच जो दूतावास है हंगरी में भारत का, उसने भारतीयों से जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनसे कहा है कि फौरन अपनी सभी जानकारी भेजें दूतावास को, क्योंकि ये जो आज जो चरण शुरू हो रहा है वो ऑपरेशन गंगा का आखिरी चरण है और यहाँ से लगभग सभी को निकाला गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बात कही गई है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी देशों का भारत से अच्छा संबंध है वो प्रधानमंत्री मोदी को ये कहें कि यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा और यूक्रेन ये लड़ाई नहीं चाहता है। रूस में भी लोग ये लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो ये एक जो स्थिति है वो बनी हुई है लगातार। इस बीच बमबारी भी चल रही है वहाँ पर, कई शहरों में वहाँ पर शेलिंग चल रही है, काफ़ी लोग मारे गए हैं। बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत से बहुत ज़्यादा कुछ सुलझता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है।
तीसरे दौर की वार्ता भी होगी, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कही गई थी 2 शहरों से, वो उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया शनिवार को, क्योंकि यूक्रेन का आरोप था कि रूस ने फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दी है। एक बार फिर से कोशिश की जाएगी वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। भारत लगातार ये कह रहा है कि उनके नागरिकों के लिए भी, हमारे नागरिकों के लिए भी एक कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि भारत के नागरिक जो हैं वहाँ से निकल सके, उनको निकलने की जगह दी जाए। लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है, उन शहरों में अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो किस तरह से लड़ाई से बिल्कुल कांप रहे इन शहरों में जो भारतीय किसी तरह बंकर में या बॉम्ब शेल्टर में छिपे हुए हैं, उनको किस तरह से निकाला जाएगा, ये अभी बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। कौन सा देश इसमें मदद कर पाएगा, क्या रूस इसमें मदद कर पाएगा या फिर यूक्रेन इसमें क्या करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि ये लड़ाई कब खत्म होगी और उसके बाद जो हालात बनेंगे वो क्या हालात होंगे। क्या ये एक दुनिया भर के लिए एक नया समीकरण होगा, ये ज़रूर पूछा जा रहा है। और क्या ये भी होगा कि पोलैंड, यूक्रेन के बाद क्या पोलैंड की बारी होगी या फिर यूरोप की बारी होगी, उसके बाद रूस कितना मजबूत होगा या फिर प्रतिबंध के कारण कितना कमज़ोर होगा, उसके संबंध क्या रहेंगे। भारत के संबंध में ये भी जानना ज़रूरी होगा कि जो रक्षा सौदे जो रूस के साथ हैं उनका क्या होगा, या फिर जो व्यापार के रिश्ते हैं उनका क्या होगा। क्या अमेरिका जो है उसका, अगर भारत सीधा सीधा कोई पक्ष नहीं लेता है तो क्या अमेरिका का रवैया भी भारत के प्रति बदलेगा। ये कई सवाल हैं जो अभी फिलहाल जिनके जवाब नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इनके जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि उसका असर एक एक भारतीय पर भी पड़ेगा और दुनिया पर तो पड़ ही रहा है। पोलैंड के जेशो से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का देश लौटने का सिलसिला भी चल रहा है। दिल्ली आए कुछ ऐसे ही छात्रों से बात की हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। इस वक्त हम दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक तकरीबन 65 फ्लाइट्स भारत में यूक्रेन से जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उनको लेकर, उनको इवैक्यूएट करके भारत आ चुकी है। कई सारे बच्चे इस वक्त यहाँ पर आए हैं। ये सभी बच्चे या तो कीव या फिर खारकीव में पढ़ रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर से ज़्यादातर बच्चों को पहले निकाल लिया गया था। आप कहाँ पे पढ़ रहे थे? मेडिकल स्टूडेंट सर? हाँ जी सर, मैं खारकीव में पढ़ रही हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो कितने समय से वहाँ पर आप पढ़ रहे थे? सर ये 6th ईयर था मेरा, 6ठा साल था। जी सर। जानते होंगे आप तो देश को अच्छे से, मतलब 5-6 साल आप आ रहे हैं, कितनी मुश्किलें रही, लेकिन फिर भी निकलने में क्या क्या समस्या? सर मुश्किलें तो काफ़ी थी, क्योंकि 24 तारीख को पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू अंडरग्राउंड में थे, और फिर जब हमें लगा कि सिचुएशन सीरियस हो रही है तो हम सब ने डिसाइड किया कि हमें निकलना चाहिए। ऑल्दो बहुत रिस्की था, पर निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ रहना उससे भी ज़्यादा रिस्की था। निकले कैसे? एम्बेसी ने मदद की है फिर खुद अपने से आप? सर एम्बेसी ने भी थोड़ी हेल्प करी है, थोड़ा हमने सर खुद भी रिस्क लिया, क्योंकि वहाँ से स्टेशन तक जाना और फिर बॉर्डर तक पहुंचना भी काफ़ी रिस्की था। पर उसके बाद सर एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना और वहाँ से सारा एकोमोडेशन है, खाना वगैरह सब। मेडिकल स्टूडेंट है आप लोग दोनों? तो एक दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले जब शुरुआत हुई 24 तारीख को जंग की, तो क्या पहला ख्याल आया? आप भी, सबसे पहले मैं आप ही से बात करूँगा, जब पहली बार आपने न्यूज़ सुनी तो क्या ख्याल आया था? हम लोग तो न्यूज़ पर ही थे, बच्चे एयरपोर्ट के लिए निकले थे, मतलब रेलवे स्टेशन पे ही थे, तब तक वो आया कि मतलब प्लेन बंद हो गई सारी। फिर हमको इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया तो ये बोले मोबाइल में हमारी आ गई, तब तक उसी समय ही धमाका हुआ और बच्चे वहाँ स्टेशन पे ही थे। तो बच्चे कीव में थे? कहाँ पर? कीव में थे। एक्चुअली तो 3 बजे की फ्लाइट थी। अच्छा। और सुबह में मॉर्निंग में पहुंचे थे लोग 5 बजे, तब तक कि सारा कुछ आगे फ्लाइट कैंसिल, एयरबेस बंद है और बम्बार्डिंग शुरू हो गया। तो काफी घबरा गए होंगे आप लोग। क्या वहाँ पे सिचुएशन क्या है? बहुत टाइमिंग तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे क्या स्टार्ट करे। इतना सामान है ना, मैंने फिर सोचा कि नहीं, सामान में जो जरूरी चीज़ें नहीं है उसको बाहर फेंको, जो हैवी चीज़ें बाहर फेंकी और किसी तरह हम इंडियन एम्बेसी चले गए, क्योंकि ट्रैफिक जाम था तो कहीं चलना पड़ा अपन को। 1.5-2 किलोमीटर पैदल चले, इंडियन एम्बेसी पहुँचे। वहाँ पे अपन को शेल्टर प्रोवाइड किया गया 4 दिन के लिए, या 6-7 दिन के लिए अपन वहीं रुके। फिर वहाँ से निकल के हम किसी तरह जब बॉर्डर पहुँचे, मेन स्ट्रगल होता है कि लोग ट्रेन में बैठने ही नहीं दे रहे, शॉट्स फायर हो रहे थे, लोग बच्चों भीड़ इतनी हो गई थी, गोली चल रही, कान के बगल में चल गई। पहली बार सुना हमने गोली कैसी होती है। फिर जाके किसी तरह अपन ने बॉर्डर पहुँचा और उसके बाद से सब इजी हो गया। अभी भी कुछ दोस्त आपके वहाँ पर है या फिर सब बाहर आ गए हैं? किसी ऐसा कुछ खबर? नहीं, हमारे सारे दोस्त आ चुके हैं, सब ज़्यादातर बाहर आ चुके जी। हैं। तो ये एक खुशखबरी है बच्चों की तरफ से कि इनकी कम से कम जान पहचान के छात्र जितने भी थे जो कीव में थे,
या फिर जो अलग अलग इलाकों में मौजूद थे वो बाहर आ चुके हैं, वो भारत वापस लौट चुके हैं। लेकिन चिंता अभी भी उन बच्चों को लेकर है जो ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। जैसे कि सुमी सिटी की बात की जाए तो विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि बच्चे जहाँ पर है वहीं रुके। कल खबर आई थी कि कुछ बच्चे तिरंगा लेकर वहाँ से वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ या फिर ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ या फिर रशिया की तरफ निकल चुके हैं। तो सरकार अब यही कह रही है कि जो आप जहाँ पर है वहीं रुकिए, मदद आएगी और पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों तक मदद पहुँचाने की। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीम के साथ नक्शे डूंगरे, NTV इंडिया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। किसी के पास इस बात का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है कि आखिर पुतिन कहां रुकेंगे। इस बीच बीती रात इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अचानक मॉस्को पहुंचे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 3 घंटे चली। पुतिन से मिलने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी बात की। जेलेंस्की इजरायल समेत कई देशों से इस मसले पर दखल देने की अपील कर रहे हैं। रूस के हमले के बीच तनाव की स्थिति में यूक्रेन के लोगों ने गजब का जज्बा दिखाया है। लगातार रूसी सेना बम बरसा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के आम लोग सेना में भर्ती होने के लिए लंबी कतारें लगा रहे हैं। यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं। राजधानी कीव में लोगों की भीड़ है। ये लोग सेना में भर्ती होने के लिए यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों से अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। We know why. उत्तर प्रदेश चुनाव का आखिरी दौर है। 9 जिलों की 54 सीटों पर कल मतदान होना है और पूर्वांचल की लड़ाई में कौन किस पर भारी है, ये सवाल है। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और वाराणसी में मतदान होना है। इस चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। जातिगत समीकरण जो है वो किसके पक्ष में है, ये देखना होगा कि पूर्वांचल में जाति का खेल क्या है। क्या गैर यादव ओबीसी का वोट सपा को पड़ेगा? क्या बीजेपी निषाद गठबंधन काम कर पाएगा? आजमगढ़ में ओवैसी फैक्टर से क्या सपा को नुकसान पहुंचता है? और पूर्वांचल में विकास वर्सेस जाति की लड़ाई है और इसमें हावी क्या रहता है, ये देखना है यूपी चुनाव के आखिरी दौर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जो कल है, इस चुनाव में प्रचार जनता के मुद्दों पर हुआ या फिर गर्मी, जिन्ना और हिजाब जैसे मुद्दे आम लोगों के मुद्दों पे हावी रहे। इसे लेकर सौरभ शुक्ला ने बात की है बनारस की जनता से। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है पूरे यूपी चुनाव का। कल आखिरी दौर का मतदान होना है। पश्चिम में गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा, कोई दूसरे कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत गर्मी है। इन तमाम बातों में आम आदमी के मुद्दे थे क्या? सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये मुद्दे थे। हम बनारस में हैं, कल बनारस में मतदान होना है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चुनाव मुद्दों की बजाय जाति, धर्म और जुमलों पर होता है। बताने के लिए मैनिफेस्टो में मुद्दे होते हैं, पर प्रचार तो कुछ और चीज़ों का होता है। हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि झिंगरन है। आप बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, मैं बनारस में दक्षिणी विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा घर विश्वनाथ मंदिर के पास में है। विश्वनाथ मंदिर के पास में है। तो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया और अखिलेश जी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे पप्पू वाले के यहाँ चाय पी, रात में स्टेशन गए, कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हुआ, देश भर में बम बम हुआ। बनारस में सब ठीक है।
देखिए, मैं जो आप चीज़ें बता रहे हैं, जब ये इस तरीके से जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सच देखता हूँ। ये जो बताया जाता है पूरी दुनिया को, चाहे वो मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से वो जो बताया जाता है और जो है उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को हुआ था, आज 6 मार्च है, लगभग 3 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना कुछ दिन में, 1 हफ्ते में, और अभी भी कॉरिडोर कंप्लीट नहीं है। ये बताया जाता है कि कॉरिडोर बना, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कॉरिडोर में मंदिर केवल 5% में है और बाकी के 95% में बड़े बड़े होटल, म्यूजियम के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड कोर्ट। अब आप बताइए, फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें जो मॉल में होती हैं वो मंदिर में बनाई हैं। ठीक है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, घाट अच्छे हो गए, और अगर कॉरिडोर बन गया है तो बना पहले से बहुत अच्छे थे। कोई और किसी जाति या धर्म विशेष का तो बोल देते देशद्रोही है। आप तो कि ब्राह्मण आदमी है, लोग मुझे इस बात सवाल ये बोलने के लिए शायद हो सकता है कि कुछ बोले, ट्रोल भी करें। ये बताइए, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये बीजेपी का इस बार उनका प्रचार संगीत है। जो पहले कहते थे हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सिर्फ राम को हम आए हैं, बुलडोजर चलवाएंगे, इसीलिए वहाँ पे जो है विश्वनाथ धाम में हजारों मंदिर जो है तोड़ दिए गए। जो कल राम के नाम पे आए थे, जब आज खुद ही कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। नवनीत सिंह, राम को कौन लाया है? राम को कौन लाया? राम को तो अभी तो फिलहाल में बीजेपी लाया है सर। फिलहाल बीजेपी, राम फिलहाल हो गए। हाँ, मतलब अभी तो 50। सुनिए, बोलो, युवाओं की बात सुनने दो हमें। पहले तो कितना दिन से बात चल रहा था, कौन लाया था इससे पहले? मंदिर की बात करिए, राम की बात राम से बहुत पहले से है, पर मंदिर का मेन मुद्दा है। मंदिर कौन लाया? बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया है, वही बीजेपी गवर्नमेंट लाया है। सुप्रीम कोर्ट कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम तो 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो ये गवर्नमेंट ही ना पहले उस पे सुप्रीम कोर्ट में गया था लाने के लिए। आप सुनिए, जो बीजेपी का नैरेटिव है, और सबसे अच्छी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नैरेटिव ना जन जन तक पहुंचा दिया है। भाई बोल रहा है कि राम को बीजेपी लाई है, राम मंदिर बीजेपी लाई है, उसके पीछे आप खोपड़ी खपाते रहे, सुप्रीम कोर्ट को लाइए, बीजेपी का नैरेटिव है। और यही वजह है कि जो बनारस से बाहर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, वो कहेंगे बनारस बदला है, अच्छा हुआ है। भले जो बनारस के लोग हैं, जो बनारस के जो लोग हैं, उनके अपने मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब 10 तारीख को पता चलेगा। दिन चंद हैं, बनारस में वोटिंग होनी है, लेकिन तय है कि विकास के मुद्दों पर वोट नहीं होता है। ये हमें समझना पड़ेगा, और हम वो तमाम पत्रकार जो इस मुगालते में रहे कि सड़क, बिजली, पानी पे वोटिंग होती है, या जो लोग रहे हैं वो गलत है। बात जात, धर्म, राम, गर्मी निकाल दूंगा, जातिगत जनगणना, आरक्षण, ये मुद्दे। सहयोगी विनीत कुमार के साथ बनारस के 80 घाट से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आप में से यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। आप में से कौन हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पे? आप हैं? सो दिस साइड शिवानी दुबे, मैं आर्य महिला PG कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं पहली बार वोट करने जा रही हूँ, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है। और मैं लोगों को और जागरूक करना चाहूँगी वोटिंग के लिए, क्योंकि आज इस टाइम में कुछ लोग अभी ऐसा सोचते हैं, मतलब उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है क्या करना है, किसे वोट देना है, और हम लोग यहाँ पे मतदाता जागरूकता के लिए हम सब यहाँ पे हैं। As a youth of this state, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं वो क्या हैं? सर, पहले तो जो इश्यूज हैं वो हैं थोड़े जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे मतलब जो इंस्टीट्यूट में हैं, और उसके बाद जो स्टेट है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्वच्छता को लेके थोड़ा बहुत अभी है। How excited are you to cast your vote for the very first time? Sir, I'm very much excited, sir. This is my first time. और अभी तो मतलब ऐसा हो रहा है कि कब मैं वोट करने जाऊँ। मैं घर पे रोज कहती हूँ कि मुझे वोट देना है, मैं जाऊँगी मैं वोट देने। Very nice, thank you very much. हम और भी बाकी स्टूडेंट से यहाँ पे जो है वो बात करना चाहते हैं यहाँ पे। आपका नाम? हर्षिता सिंह। हर्षिता, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस सर। कितनी एक्साइटेड हैं आप वोट देने के लिए? सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार वोट देने के लिए। अब पहली बार मेरा वोटर का ID भी बना है, जिसको देख कर बहुत खुश हुई थी। अपने घर पे भी मैं बोली हूँ कि तब मैं वोट देने, मेरा घर जैसे उधर है, तो 7 तारीख में घर भी जाने वाली हूँ वोट देने के लिए।
ये क्या मैसेज आप जो है वो दिखा रही हैं? ये हम लोग बनाए हैं कि मतलब किसी के दबाव में आके हमको वोट नहीं देना चाहिए। ये हमारा खुद का अधिकार है कि हम जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं। अमृतसर में बीएसएफ के एक जवान की फायरिंग में 5 जवानों की मौत हो गई है और एक जवान घायल है। फायरिंग करने वाले जवान की खुद भी मौत हो गई। अटारी बॉर्डर के पास खासा इलाके के बीएसएफ मेस में एसके सत्तप्पा नाम के जवान ने अचानक फायरिंग की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बीएसएफ ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। सुबह 9:30 का 45 का इंसिडेंट है। सुबह 9:45 का इंसिडेंट है और जो है से एक कांस्टेबल वो जो है से उसने फायर किया है। उसके 5 कलीग से इंजोर्ड हुए हैं, जिसमें से एक अभी ठीक है, उनका कंडीशन अब स्टेबल है और बाकी हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिस को बुलाया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं ड्यूटी ना आपसी झगड़ा था ना कुछ। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग सुसाइड भी करी नहीं, हम लोग सारा डिटेल बताएंगे, आप लोगों को देंगे।